कामयाबी तक जाने वाला रास्ता कभी सीधा नहीं होता है, लेकिन कामयाबी मिलने के बाद हर रास्ते खुद ब खुद सीधे हो जाते हैं। हर रास्ते, कोई भी रास्ता हो, कामयाब हो जाने के बाद सीधा हो जाएगा। और अगर आप किसी बड़े लक्ष्य की तलाश में हैं, किसी बड़े लक्ष्य की तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं, तो एक बात याद रखना, आपका अगला कदम हमेशा पिछले कदम से बेहतर होना चाहिए। ऐसे सुविचारों को लाने वाले, ऐसे महान तथ्य को हमारे समाज में रखने वाले, ऐसे विचारों के धनी आचार्य चाणक्य की कहानी आज आपके सामने प्रस्तुत होने वाली है। हम लेकर के एक बहुत प्यारा सा कंटेंट आपके सामने मुखातिब हैं, जहां इतिहास के सिलसिले में हम आप लोगों को बार बार एक सुखमय, दुखमय और प्रेम भरी कहानियों से रूबरू करा रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपके सामने आचार्य चाणक्य की अद्भुत कहानी पेश करने जा रहे हैं, जिसे सुन करके आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिसे देख करके, जिसकी कहानी को महसूस करके आपको इतिहास के पन्ने खोलने में समझ आएंगे। जी हाँ, आचार्य चाणक्य ने कहा कि प्यार और लगाव में बड़ा अंतर होता है। प्यार आज़ादी देता है, जबकि लगाव आपको कमजोर बना देता है। प्यार आपको आज़ादी देगा और लगाव आपको कमजोर बना देगा। यदि किसी रिश्ते के प्रति आपके दिल में प्यार है, तो वो व्यक्ति आपसे दूर होकर के भी आपके पास है। और अगर किसी रिश्ते के प्रति आपके दिल में प्यार नहीं है, तो लाख आपके पास हो, दूरी है। मैं किसी रिश्ते को तोड़ने की बात नहीं करता, लेकिन जिस रिश्ते में कदर ना हो, ऐसे रिश्ते को छोड़ देना बेहतर है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं, यदि प्रेम आपसे हाथ छुड़ा के जाना चाहता है, सुनिएगा कितने अनमोल विचार हैं, कितने अनमोल वचन हैं जिनसे हम आज मुखातिब होने जा रहे हैं। यदि प्रेम आपसे हाथ छुड़ाना चाहता है, हाथ छुड़ा के जाना चाहता है, तो उसे रोको मत, जाने दो, क्योंकि हाथ छुड़ाने से पहले ही प्रेम मर चुका है। फिर ऐसे रिश्ते को रखने से क्या फायदा। ये सारी अनमोल बातें इस समाज को देने वाले, हमारे इतिहास में एक बहुत बड़ा अपना स्थान बनाने वाले आचार्य चाणक्य की कहानी आपको प्रस्तुत है। आपके लिए आपके स्क्रीन पर मैं साझा कर रहा हूं आचार्य चाणक्य की महान गाथा। जी हां, वो चाणक्य जिसे हम कौटिल्य कहते हैं, वो चाणक्य जिसे हम विष्णुगुप्त कहते हैं, और हर नाम से वास्ता रहा है हमारे एग्जामिनर का, हर नाम से ताल्लुकात रहा है हमारे एग्जामिनर का। हम इतिहास को बखूबी समझना चाहते हैं, तो हमारे कंटेंट को बेहतर और क्रमबद्ध तरीके से देखने वाले स्टूडेंट साथी कभी विचलित नहीं होंगे अपने मार्ग से, अपने लक्ष्य से। ये ध्यान रखा जाए कि हम जो क्रमबद्ध तरीका आपको दे रहे हैं, इसके ठीक पहले आपने सिकंदर की कहानी पढ़ा है, इसके ठीक पहले आपने महात्मा बुद्ध और महावीर को जाना है। हम चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास पढ़ेंगे, हम मौर्य वंश को जानेंगे, लेकिन उसके पहले हमने कोशिश की है कि आपको कुछ महान हस्तियों की बातें आपके स्क्रीन पर साझा कर दिया जाए, जिससे आप नाम लेने के बाद ये जान पाए कि हम किस विष्णुगुप्त की बात कर रहे हैं और किसे हम कौटिल्य कह रहे हैं। तो आचार्य कौटिल्य, विष्णुगुप्त जिनके नाम थे, जिन्हें चाणक्य कहा गया, ये सारी बातें, ये सारा मामला अब आज कुछ ही चंद मिनटों में पूरी कहानी, पूरा वृतांत आपके सामने आने वाला है, और आप बहुत ही ध्यान से इस कहानी को सुनने वाले हैं। आचार्य चाणक्य का जन्म कहाँ होता है, इस बात पर विवाद रहा। आचार्य चाणक्य की मृत्यु कहाँ हुई है, इस बात पर विवाद रहा है। कई किताबों ने, कई सर्च लगाओगे आप तो अलग अलग उत्तर अभी भी आप पाओगे। इसलिए ऐसे प्रश्नों से मुखातिब कभी नहीं होता हमारा एग्जामिनर, जहां लाखों विवाद है, जहां किसी को सच पता ही नहीं है कि वाकई में आचार्य चाणक्य का जन्म कहाँ हुआ था। कुछ लोग इसे तक्षशिला मानते हैं, तक्षशिला में मानते हैं कि कुछ लोग वहाँ इनका जन्म हुआ, और कुछ लोगों ने इसे माना है कि मगध के सीमावर्ती प्रांत में आचार्य चाणक्य का जन्म हुआ है। फिलहाल कहीं हुआ हो, आचार्य चाणक्य की कहानी मगध के इतिहास से जुड़ी मिलती है। जहाँ 16 जनपदों की बात होती है, 16 जनपदों में जहाँ मगध सबसे महान, सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली जनपद था, जहाँ पर क्रम से हर्यक वंश आ रहा था, शिशुनाग वंश आया, नंद वंश आया, जहाँ इन लोगों ने शासन किया है। इसी कड़ी में, इसी विचारधारा में, इसी लाइनअप में, इसी समय एक बहुत बड़ी हस्ती आचार्य चाणक्य नाम की प्रादुर्भाव में आती है, और अपने पूरे क्रियाकलाप से, अपने जीवन के तमाम कहानी और वृत्तांत से पूरे इतिहास का नक्शा बदल जाती है। जी हाँ, तो हम ऐसी कहानी लाए हैं जो आपके दिल को
तो गुदगुदाएगा ही तथा आपके मस्तिष्क को आज इतिहास में सरोबोर कर देगा। देखिएगा जरा, तो आचार्य चाणक्य की बात हो रही है। आचार्य चाणक्य मगध के सीमावर्ती प्रांत में इनका जन्म होता है। एक गरीब ब्राह्मण जिसका नाम चणक था। तो आप सारी बातें याद कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। कहानी अगर अच्छे से सुना जाएगा तो पिता चणक हैं, और अगर माता की बात करें तो माता का नाम है चनेश्वरी। चनेश्वरी, ये चीज याद रखेंगे, माता का नाम है चनेश्वरी या चन्यू, कहीं कहीं चन्यू भी लिखा मिलेगा आपको, चन्यू। क्लियर है ये चीज? अब यहां ध्यान दिया जाए, एक गरीब ब्राह्मण जिसका नाम चणक है, मगध साम्राज्य के सीमावर्ती प्रांत में यानी सीमा के आसपास एक घने जंगल में, एक सुनसान जगह एक अकेला कुटिया बना के रहता था चणक। तीव्रगामी, तीव्र विचार वाला, जिंदगी भर एक सफेद, जिसे आप धोती कह सकते हैं, इस कपड़े को धारण करने वाला तथा एक जनेऊ पहनने वाला चणक। चाणक्य की बात नहीं, चणक, चाणक्य के पिता की बात कर रहा हूं। अद्भुत प्रतिभा, बड़ी बड़ी आंखें, बड़ा सा मस्तक, लाइनें उस पर, लीलार जिसे आप कह सकते हैं, तीव्रगामी बुद्धि, तीव्र सोच वाला एक गरीब ब्राह्मण एक कुटी में रहता था, जिसकी एक प्यारी खूबसूरत पत्नी जिसका नाम चनेश्वरी था। फिलहाल गरीबी का सामना है, लेकिन बहुत कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। पत्नी और पति में तकरार तो हो ही रहे हैं, और आज भी कहां बचे हैं, होते रहते हैं। तो पति और पत्नी में तकरार हुआ करता था, परंतु प्यार उससे कहीं ज्यादा था। पति पत्नी से और पत्नी का पति से प्रेम बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर भी बार बार छोटी छोटी बातों पे झगड़ा और चिंता, तनाव ये बना रहता था। इसका ये कारण नहीं था कि ये गरीब थे, इसका ये कारण नहीं था कि ये अपनी पत्नी से प्यार नहीं करते थे। इसका एक कारण था कि इनके पास कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे, और ऐसा नहीं कि पत्नी कहीं पीछे थी। पत्नी ने तमाम ऋषियों से आशीर्वाद लिया, तमाम ऋषियों के पास गई, तमाम प्रकार की पूजा अर्चना करने के बाद तमाम प्रकार के जादू टोने भी अपनाए गए। फिलहाल किसी भी तथ्य से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। एक दिन अचानक इनके घर, किसके घर? चणक के घर और चनेश्वरी के घर 3 बौद्ध भिक्षु आते हैं। 3 बौद्ध भिक्षु, और वो आते हैं और चणक उनसे उन्हें खाने के लिए आमंत्रित करते हैं। बौद्ध भिक्षु मान जाते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, हम आपका खाना चखेंगे। जो भी रूखा सूखा था, प्यार से भरा भोजन था, और तीनों बौद्ध भिक्षुओं ने बड़े मन से उसे खाया, ग्रहण किया। इसके बाद जाते जाते उन लोगों ने आशीर्वाद दिया कि आपको बहुत ही जल्दी पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, एक अद्भुत सा बच्चा आपको मिलेगा। तो राजा के लिए, ये चणक के लिए नॉर्मल बात थी। चणक को तमाम लोग ऐसे मिलते रहे, तमाम लोगों से आशीर्वाद मांगता रहा चणक, तमाम लोग इसे देते भी रहे, लेकिन कहीं कुछ प्राप्ति नहीं हुआ। तो चणक उस बात से कोई बहुत खुश नहीं था कि हाँ, इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया है। फिलहाल कुछ दिनों बाद ये पत्नी इनकी गर्भवती हो जाती है, जिसकी वजह से काफी खुशियों का माहौल इनके एक छोटे से आंगन में आ जाता होगा। चणक और चनेश्वरी काफी खुश थे और एक बच्चे को जन्म देते हैं। एक विचित्र बच्चा पैदा होता है, अद्भुत तेज। ये दोनों लोग गोरे थे, लेकिन बच्चा सांवला पैदा होता है। पत्नी इस बात के लिए भी दुखी होती है कि ये कैसे सांवला हो गया, लेकिन चणक उसे समझाते हैं कि जो मिला है, हो सकता है इस मगध साम्राज्य पे जो काली छाया पड़ी है उसका प्रकोप हमारे बच्चे पे रहा हो, परंतु भगवान ने जो भी हमें दिया है हमें उसे सहजता से लेना चाहिए, इस पर कोई क्लेम नहीं लगाना चाहिए। और इसी विश्वास के साथ चनेश्वरी भी खुश थी। विचित्र इसलिए बोला हूं, सोचना विचित्र इसलिए क्योंकि इस बच्चे के मुख में जन्म के साथ साथ 2 दांत थे, और वो दोनों दांत कुत्ते की दांत की तरह नुकीले थे, और जिसका मतलब होता था ज्योतिष शास्त्र में कि ये बच्चा आगे चल करके बहुत बड़ा राजकुमार बनेगा, बहुत बड़ा राजा बनेगा। इस बात से माता बड़ी चिंतित थी, क्योंकि जिसने अपने पुत्र की प्राप्ति के लिए, अपने संतान की प्राप्ति के लिए लाखों वर्षों से कठिन, मान के चले लाखों वर्षों से कठिन तपस्या कह सकते हैं, लाखों वर्षों तक तो कोई जीता नहीं, फिलहाल वो कठिन तपस्या जिसने की हो, जिस माँ ने, वो अपनी संतान से कैसे जुदा होना चाहेगी। चनेश्वरी को लगता है कि हमारा बेटा राजा
जैसा वो योग लेकर के आया हुआ है तो ये तो फिर तो हमसे जुदा हो जाएगा। इस बात की चिंता इसे सताती थी। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, अलौकिक तेज वाला, तीव्रगामी बुद्धि वाला ये बालक बड़ा हो रहा है। माँ को चिंता सताए जा रही कि कहीं ये चला ना जाए, कहीं ये निकल ना जाए। लेकिन एक दिन जब ये चाणक्य की सारी बातों को समझ जाते हैं, यानी चाणक्य अपने पुत्र का नाम क्या रखते हैं? चाणक्य रखते हैं। जब चाणक्य इस बात को समझ जाता है कि मेरी माँ मेरे वजह से दुखी है और किस वजह से दुखी, उसका कारण मेरा दांत है, तो इसने अपने दोनों दांत ही निकाल दिए कि ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी। हे मैया, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। देखना, ये बालक कहीं ना जाने का प्रण धारण करता और कहता है, माँ मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर हमेशा रहूंगा, मेरे प्यार में कोई कमी नहीं होगी। माँ अंदर अंदर से खुश और प्रभावित भी होती है और बच्चे का चेहरा थोड़ा सा बिगड़ जाता है क्योंकि उसने दांत को तोड़ दिया है। अब जरा ध्यान दीजिए, कहानी यहीं से थोड़ा सा टर्न लेगी। मगध साम्राज्य इस समय पूरी तरीके से चरमोत्कर्ष पे कह सकते हैं, एक चरम सीमा पर है। अद्भुत शक्तिशाली सेना, बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक हैं घनानंद। नंद वंश का शासन चल रहा है। नंद वंश का अंतिम शासक है घनानंद। यहां पर अपनी राजशाही ठाट बाट में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। कहा जाता है कि घनानंद अपने अंत समय में, यानी अंतिम काल में जब वो शासन कर रहा था, तो वो अपनी तमाम प्रकार की ऐशो आराम में अपने शासन पर बहुत ध्यान नहीं दे रहा था, यानी अयासी कर रहा था, जिससे मगध के अन्य लोग काफी चिंतित थे। जो समझदार थे वो चिंतित थे। इसी समय ठीक सिकंदर जैसे यवनों का आक्रमण हो रहा था, जिससे भारत को खतरा था, भारत जैसे विशाल साम्राज्य को खतरा था। तो चाणक्य, जो कि एक तीव्रगामी दिमाग के थे, इनके दिमाग में यह भावना जगती है कि वाकई में ऐसी चीजें चल रही हैं तो क्या होगा हमारे समाज का, कैसे रहेगा हमारा मगध, कैसे चलेगा इसका अन्य क्रियाकलाप। ये अपने मित्र, ये अपने इनका मित्र था, किसका? चाणक्य का मित्र सकराट। सकराट और एक मित्र इनका था आमत्य। आमत्य, ये बात हो रही है इनकी, ध्यान देना, चाणक्य की नहीं, इनके पिता के मित्र की बात हो रही है। आमत्य था और एक कहानी यहीं से जुड़ेगी। ये अपने मित्र सकराट को बुलाते हैं। सकराट और आमत्य आते हैं, दोनों बैठ करके, तीनों बैठ करके विचार विमर्श करते हैं। विचार विमर्श इस बात का होता है कि किस तरीके से मगध साम्राज्य को बचाया जाए। मेरे दोस्त साथी ये आपस में बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बताओ यौन आक्रमण कर रहे हैं और ये हमारे राजा जो हैं महाशय, ये अपनी सुध-बुध में खोए हुए हैं, ये अपने अयासी में मस्त हैं, इन्हें राजा सिंहासन से, राज से कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब मगध हमारा चला जाएगा। तो ये सकराट कहता है कि हम करें क्या, हम कर ही क्या सकते हैं। सकराट मंत्री था, राजा के पास इसका उठना बैठना था। ये ब्राह्मण थे, उच्च कोटि के ब्राह्मण थे, इनका भी समाज में एक वहदा था, पद था, इनकी भी गरिमा थी और ये इनका आना जाना उस भरे समाज में हुआ करता था, भरी सभा में ये जाया करते थे, तमाम सुझाव राजा को दिया भी करते थे। और इसी में चाणक्य ने काफी प्रयास किया कि घनानंद को समझाया जाए, किसी भी तरीके से इसके विवेक को जागृत किया जाए, जिससे इसको लगे कि हमें अन्य राजाओं के साथ मिलकर के सिकंदर का सामना करना चाहिए या अन्य यौन आक्रमणकारी जो भी हैं उनसे हमें निपटना चाहिए। लेकिन ये चाणक्य का एक नहीं सुनता है घनानंद। अब चाणक्य अपने मित्रों के साथ बैठ करके मीटिंग करता है और कहता है कि इसका उपाय है। सकराट कहता है कौन सा उपाय है? अब चाणक्य कहता है कि घनानंद को मारना होगा। अब ये तो एक बार चौंक जाएगा कि अरे ये कैसे हो सकता, कौन मारेगा उसे? ये कह रहा है तुम ही मारोगे उसे। ये कहता मेरे बस की बात नहीं है, उसके पास ऐसी ऐसी सुविधाएं हैं और ऐसे उसके अंगरक्षक हैं। इसी अंगरक्षक में एक नाम याद रखना, घनानंद का अंगरक्षक था। घनानंद का अंगरक्षक महामात्य, उसका नाम ही था राक्षस। ये इसका नाम लेता है सकराट। कितनी बड़ी सीमा को मैं तो पार नहीं कर पाऊंगा, ये अपने देश से, अपने राजा से बहुत प्यार करने वाला है और इसके पास अद्भुत ताकत है, मेरे बस की बात नहीं है। ये सब कुछ जान जाएगा, हमारे षड्यंत्र को समझ जाएगा और हमें मार देगा। अब चाणक्य कहता है, क्योंकि बुद्धिमान, तीव्रगामी दिमाग का,
चाणक्य कहता है कि हर व्यक्ति की कोई ना कोई कमजोरी होती है, इसकी भी कमजोरी है, इसे एक सुंदर सी स्त्री मिल जाएगी तो ये बिल्कुल अपने मार्ग से विचलित हो सकता है। सकराट कहता है वो सुंदर स्त्री आएगी कहाँ से? चाणक्य कहता है उसका प्रबंध मैं कर दूंगा, और प्रबंध करता है किस महिला का, जिसका नाम था मुरा। मुरा नाम की स्त्री का प्रबंध करता है चाणक्य। मुरा बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत ही खूबसूरत, और इसी मुरा से आगे चल करके चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म होता है। मुरा नाम की इस स्त्री को ये लोग समझाते हैं, बताते हैं कि तुम्हें मतलब जब राजा मारा जाएगा तो तुम्हें एक बहुत बड़ा पद हम देने का प्रयास करेंगे। मुरा इनकी बातों में आ जाती है और इसके पीछे पड़ जाती है, और ये खूबसूरत थी तो राक्षस को पिघलाने में और इसको अपनी तरफ खींचने में बहुत टाइम इसे नहीं लगा। राक्षस पिघल जाता है और इसकी भावनाओं में जकड़ा जाता है, इसके प्रेम में जकड़ा जाता है। और अब देखना, काफी दिनों तक ये प्रेम व्यवहार चल रहा है, जो कि एक षड्यंत्र है। चाणक्य को तलाश है कि किसी तरीके से राक्षस को हटा दिया जाए, किसी तरीके से इससे भेद निकलवाया जाए कि किस तरीके से घनानंद को मारा जा सकता है। लेकिन राक्षस अपने राज्य से तथा अपने राजा से बहुत प्यार करता था। इसे इनके षड्यंत्र की जानकारी मिल जाती है, इसे पता चल जाता है। इसके बाद ये जाकर के राजा को सारी बातें बता देता है। राजा को जब ये सारी बातें पता चलती हैं, सारी बातें पता चलती हैं, तो राजा जानते हो क्या करता है? राजा आचार्य चाणक्य को भरे बीच चौराहे पर इनके गर्दन को काट करके टगवा देता है। और उस समय महज चाणक्य, जो इसका पुत्र है, चाणक्य की उम्र महज 14 साल होती है। उस समय उम्र महज 14 साल होती है। 14 साल का बच्चा अपने पिता के कटे हुए सर को चौराहे पर लटका देखेगा तो सोचना कैसा लगेगा। ये आता है और अपने पिता को देखता है, उनके सर को उठाता है और कसम खाता है, सौगंध खाता है कि जब तक मैं अपने पिता के हत्यारे से बदला नहीं ले लूंगा, तब तक मैं किसी अच्छे व्यंजन को खाने की बात नहीं करूंगा, ना ही उसके बारे में सोचूंगा। यानी किसी भी अच्छे खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा। यानी आप कह सकते हैं उसने अपने आप को विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से दूर कर दिया, तथा साथ ही साथ कसम खाया कि मैं अपने केस तभी धुलूंगा, तभी उसे बांधूंगा, तभी धुलूंगा जब मैं अपने पिता के हत्यारे का बदला ले लूंगा। घनानंद इसके पूरे परिवार को मार देना चाहता था। उसे डर था, उसे पता था कि आगे चल करके कोई हमारा दुश्मन बन जाएगा। लेकिन घनानंद इसको मारता, किसे? चाणक्य को मारता। चाणक्य और भी चालाक निकला। चाणक्य किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भाग निकलता है। और जब चाणक्य भाग रहा होता है, इसने कई बार अपने भेष को बदला है और कई बार बदल बदल के भागने का प्रयास किया और भाग भी गया है। और इसने आगे चल करके अपने नाम को चेंज कर दिया और विष्णुगुप्त कर दिया। विष्णुगुप्त नाम से ये तक्षशिला में एडमिशन लेता है और तक्षशिला में अच्छी शिक्षा ग्रहण करने के बाद तक्षशिला में ये अध्यापक भी बनते हैं। आगे चल करके तक्षशिला के अध्यापक रहे हैं आचार्य कौटिल्य। और जब इन्हें सारी बातों का ज्ञान हो जाता है, जब ये अच्छा खासा जानकार बन जाते हैं, तो इन्हीं की एक रचना आपको बहुत बार आपके एग्जामिनर ने पूछा, जिसका नाम है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखा है? तो आप कहेंगे कौटिल्य ने। कौटिल्य ने, ऐसा नहीं कि विष्णुगुप्त ने, भले उनका नाम अलग है, लेकिन अर्थशास्त्र को लिखा किसने है? कौटिल्य ने। क्योंकि अब वो विष्णुगुप्त कौटिल्य कहा जाएगा, क्योंकि अब इसे सारी जानकारी हो चुकी है। तो अर्थशास्त्र को लिखने वाले हैं कौटिल्य। और आप ये ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं लिखा भी गया है वात्स्यायन। वात्स्यायन नाम से, यानी अपने नाम को इन्होंने चेंज किया। फिलहाल इसमें कितनी सच्चाई इतिहास जाने। वात्स्यायन नाम से इन्होंने कामसूत्र भी लिखा है। तो काफी जानकार थे, हर विद्या के धनी थे ये। इन्हें राजनीति पता था, इन्हें कूटनीति के अच्छे जानकार थे। ये खगोलविद के बारे में भी जानकारी रखते थे, विज्ञान के बारे में इनको जानकारी बेहतर थी। इसका मतलब हर क्षेत्र के जानकार थे। तक्षशिला के एक बेहतरीन अध्यापकों में से एक रहे हैं। वहां के एक बहुत ब्रिलियंट ये शिक्षार्थी भी रहे हैं तक्षशिला में। तक्षशिला में इतने दिनों रहने के बाद इनके दिमाग में वो फिर से अपने पिता के लिए वो प्यार उमड़ता है और ये सोचते हैं कि हम क्या करें। और पुनः ये तक्षशिला से मगध चले आते हैं। विष्णुगुप्त नाम है इनका। मगध ये आ चुके हैं,
पिता इनके चले जा चुके हैं, माँ पहले ही मर चुकी है, यानी अब कोई है नहीं इनका। विष्णुगुप्त नाम से आए इसलिए किसी को पता भी नहीं कि ये चाणक्य है। और अब ये अपने पिता के दोस्तों को ढूंढता है। दोस्त तो हैं अभी ना, सकराट अभी जिंदा है। सकराट के पास चाणक्य आते हैं और सकराट के पास जब चाणक्य जाते हैं, इनसे बताते हैं कि मैं वही हूं, और सकराट से पुनः सारे षड्यंत्र की जानकारी लेते हैं कि किस तरीके से क्या करना होगा। तो सकराट कहता है कि मुझसे बेहतर कौन बता सकता है? मुझसे बेहतर तो मूरा बता सकती है। मूरा के पास जाओगे तो मूरा काफी दिनों तक राक्षस के साथ रही है और मूरा को सब कुछ पता है। अब मूरा के बारे में, मूरा कहाँ रहती है, इस बारे में जानकारी मिलती है। और ये दोनों लोग साधु के वेश में, सकराट और चाणक्य साधु के वेश में मूरा के पास जाते हैं। मूरा एक आदिवासी की तरह जीवन यापन कर रही थी घने जंगलों में, जहाँ विभिन्न प्रकार की जनजातियाँ थी, विभिन्न प्रकार के लोग थे, बहरहाल प्रेमी थे। वहाँ ये लोग जाते हैं, मूरा से मिलते हैं, मूरा को सारी कहानी बताते हैं, मूरा से सारी बातों को साझा करते हैं। मूरा कहती है इतना आसान नहीं है उन्हें मारना, उनको मारने के लिए तुम्हें एक काम करने की आवश्यकता है। चाणक्य कहता है बताओ क्या कर सकते हैं। मूरा बताती है अगर आपको घनानंद को मारना है तो उसके घर में जाकर के, उसके राज, उसके प्रजा में जाकर के, उसके मंत्रियों में जाकर के आपको फूट पैदा करनी होगी, आपको कूटनीति करनी होगी। ठीक इस बात को चाणक्य समझ जाता है और चाणक्य ठीक उसी दिन से कूटनीति में लग जाता है। कुछ गुप्तचर सेट करता है और राजा के आसपास बैठाएगा। वहां बार बार जाएंगे, वो सूचना लेकर के आएंगे कि राजा कब कमजोर होगा और किस स्थिति में कमजोर होगा। चाणक्य को लगा कि मैं अकेला ये काम नहीं कर सकता हूं। मूरा के पास इसका आना जाना बना रहा। एक दिन इसकी नजर मूरा के लड़के चंद्रगुप्त पर पड़ जाती है। चंद्रगुप्त पर आचार्य चाणक्य की नजर किस पे पड़ गई? चंद्रगुप्त पर। और इसने देखा कि चंद्रगुप्त काफी बलशाली है, निडर है, साहसी है, शेर के बच्चे को भी पकड़ लेता है। अब इसे अपनी पूरी कहानी सामने समझ में अच्छे ढंग से आ गई कि मैं इस बच्चे के माध्यम से इस सिंहासन को फतेह करूंगा। आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को अपना शिष्य बना लेता है और अपने शिष्य को बेहतरीन ढंग से पारंगत करता है, हर चीज में निपुण बनाता है अपने शिष्य को आचार्य चाणक्य। और ये सारे क्रियाकलाप किए जा रहे हैं और आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को एक बेहतरीन तरीके से निपुण बनाता हुआ चला जा रहा है। ये काम होता है, कई वर्ष लग जाते हैं सारी कूटनीतियों के द्वारा। इसने घनानंद के बारे में बहुत कुछ जान लिया था और अब इन्हीं कबीलाई संगठनों के साथ, इन्हीं कबीले में रहने वाले लोगों के साथ, इन्हीं शक्तिशाली लोगों के साथ, इन्हीं निडर लोगों के साथ इसने घनानंद को मारने का काम किया है। घनानंद को मार देता है और नंद वंश की पूरी तरीके से क्या कर देता है? समाप्ति कर देता है आचार्य चाणक्य, जिसने अपने इतिहास में अपने नाम को अमर कर दिया। इतिहास यहीं से यू टर्न लेता है, यानी पहली बार कोई शूद्र जाति का घनानंद जो कि शासन कर रहा था इतिहास में पहली बार, अब उसे चाणक्य ने मारा है। फिर से इतिहास का बंटाधार कर दिया है, फिर से इतिहास को पूरी तरीके से पलटने का काम किया है आचार्य चाणक्य ने। अब इतिहास कुछ और गवाही देगा और अब सिंहासन पर खुद नहीं बैठेगा, खुद तो महामंत्री की भूमिका निभाएगा आचार्य चाणक्य, महामंत्री मगध साम्राज्य। राजा कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, मगध साम्राज्य। अब मौर्य वंश की स्थापना होगी, समय होगा 322 बीसी। लीजिएगा 322 बीसी में मौर्य वंश की स्थापना होगी। मौर्य वंश की स्थापना होगी, आगे की सीरीज आपको यहीं से मिलेगी। मौर्य वंश की स्थापना होगी और अगर आचार्य चाणक्य के जन्म और मृत्यु की बात आए तो ध्यान रखिएगा 375 बीसी इनका जन्म माना जाएगा और लगभग 283 बीसी इनकी मौत हुई है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, इनकी मौत हुई है। इनके मौत के बारे में बहुत कुछ सही नहीं है, तमाम प्रकार के साक्ष्य अलग अलग तरीके से प्रस्तुत किए गए हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा है। इसी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आएगा जो इंडिका लिख के जाएगा। इसी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आएगा जो इंडिका लिख के जाएगा। याद रखिएगा, मेगस्थनीज ने इंडिका लिखा, कहां आके लिखा? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। कौन? मेगस्थनीज। सिकंदर महान जब
तक्षशिला जैसे तमाम प्रांतों को जीतने के बाद जब वापस चला जा रहा था तो उसने उसके आसपास अफगानिस्तान, ईरान, तक्षशिला जैसे महत्वपूर्ण प्रांतों की जिम्मेदारी इसने अपने प्रमुख सेनापति सेलुकस निकेटर को दे दी थी। और सेलुकस निकेटर वहां शासन कर रहा था। सेलुकस निकेटर की पुत्री थी हेलेना। सेलुकस निकेटर की कौन पुत्री थी? हेलेना। हेलेना से चंद्रगुप्त मौर्य की शादी कराता है कौन? कौन कराता है? आचार्य चाणक्य। देखना कितने बड़े राजनीतिक कार्य हैं। इन्हें पता था सेलुकस निकेटर को हराना, जीतना, उस साम्राज्य से लड़ाई करना से बेहतर है हम अपने साम्राज्य को और मजबूत करें, बहुत ही मजबूत करें। और इन्हीं के कहने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना से शादी की थी। ये थे चाणक्य, ये थे इनकी कहानी, ये थी इनकी कूटनीति। अजीब विचारधारा के धनी थी ये, तीव्र कह सकते हैं, तीव्र माइंड, बहुत ही तेज दिमाग था इनका। इन्होंने वो काम किया और देखना चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मौत के बारे में बड़े रहस्य बने हुए हैं, मौत से पर्दा हटा नहीं। कुछ लोगों का कहना है हेलेना को जब पता चलता है कि हमारे पिता को मरवाने में इनका हाथ रहा है तो हेलेना इनको मरवा देती है। कुछ लोगों का कहना है कि बिंदुसार का जब इनके बाद शासक आएगा बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जब बिंदुसार आएगा, बिंदुसार का एक मंत्री था सुबुधु। इसे आचार्य चाणक्य का राजा के पास उठना बैठना बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगता था, तो सुबुधु अंदर से इनसे जलन रखता था, तो इसने मौका पकड़ के कभी आचार्य चाणक्य को मार दिया। कुछ लोग इस मान्यता पर अपना मुहर लगाते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि आचार्य चाणक्य स्तब्ध होकर के वृद्धावस्था में छोड़ करके सब कुछ चले जाते हैं घने जंगलों की तरफ और कभी फिर वापस नहीं आते। कुछ लोगों ने कहा इन्होंने आहार त्याग दिया और अपने प्राण खुद त्यागे हैं। तो तमाम प्रकार की कहानियां इनसे मिलती जुलती रही हैं। फिलहाल जो भी हो इतिहास में, जो भी रही सच्चाई हो, आचार्य चाणक्य की कहानी आपके सामने आपके स्क्रीन पर आ चुकी है। आचार्य चाणक्य की एक रोचक कहानी, एक रोचक पेशकश मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है। इतिहास आप बेहतर ढंग से समझेंगे और अब यहीं से 322 BC से 322 ईसा पूर्व से अब आगे की कहानी आप चंद्रगुप्त मौर्य की देखेंगे। आप मौर्य वंश को बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ने और समझने वाले हैं। आशा विश्वास के साथ कि ये कंटेंट आपको बहुत ही प्यारा लगा, इसी आशा विश्वास के साथ कि आप हमसे जुड़ करके पूरी तैयारी को बेहतर कर पाए हैं। और अगर ये कंटेंट अच्छा लगा है, ये पेशकश अच्छी रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्त। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नए कंटेंट में। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।